प्रिय बच्चों, मैं उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र उपन्यास जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं 1990 की कहानी की दोनों प्रतियां एक टंकित पत्र के साथ लेखक के पास वापस लौट आती है और नहीं छप पाने की पीड़ा उसके मन में रहती है। वो बहुत सारा साहित्यिक अध्ययन करते हैं, लेखन करते हैं और प्रकाशन की लालसा लिए पहुंचते हैं और स्वीकृति पत्र के बाद भी जब उनकी रचनाएं छप नहीं पाती हैं तब उनके मन में एक अफसोस और एक आक्रोश पैदा होता है। और लेखक ये कहते हैं कि साहित्यिक क्षेत्रों में ऐसा होना कोई ये पहली घटना नहीं थी, अर्थात लेखक कई बार इस पीड़ा को झेल चुका है। फिर भी मुझे लगता रहा कि नए रचनाकारों को रोकना भी शायद संपादक और साहित्यकारों की कोई रणनीति है। आभार हंस का, जिसमें मेरी कहानियाँ छपी, राजेंद्र यादव ने जिस स्नेह और प्यार के साथ मुझे छापा, मेरे लिए एक नया जन्म था, वरना मारने वालों की ने कमी नहीं की थी। देहरादून में हमारे विभाग का एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसके लिए नाम मांगे गए थे। मैंने भी अपना नाम दे दिया था। लेखक अपने नाम की स्वीकृति आने के बाद भी वहाँ जाना पसंद करते हैं और अपने सरनेम को लेकर काफ़ी चिंतित भी रहते हैं और उनके मन में एक जद्दोजहद चलती है, एक आंतरिक द्वंद्व रहता है। लेखक का उसमें चयन हो जाता है और उन्हें वो छोड़कर जाना पड़ता है। लेखक का स्थानांतरण देहरादून के लिए हो जाता है। वो 13 वर्ष तक लगभग चंद्रपुर में रहते हैं। चंद्रपुर छोड़ते हुए उन्हें लग रहा था जैसे मैं अपना घर छोड़कर जा रहा हूँ। 13 वर्षों में लेखक ने जो कुछ भी पाया और उनके अनुभवों की फहरिस्त में जो कुछ भी था वह सब कुछ चंद्रपुर की ही देन है। चंदा, उनकी पत्नी, भी चंद्रपुर को छोड़ना नहीं चाहती थी। वहाँ के जीवन में वह ऐसे रम गई थी कि उसे छोड़ना मुश्किल लग रहा था। और सालिग सबकाले की पत्नी वंदना और उसके बेटे बेटियां जैसे हमारे ही बच्चे थे। मन्नी तो मुझे डैडी और चंदा को आई माँ कहती थी, अपनी माँ को वह नाम से बुलाती थी। उन सब को छोड़ना चंदा के लिए मुश्किल हो रहा था। उस रात लेखक सोता नहीं है और वे साथ साथ बैठे रहते हैं। सुबह निकलना था और वह सुबह बड़ी पीड़ादायक थी। जीटी एक्सप्रेस से हम देहरादून के लिए रवाना हो गए थे। वे तमाम लोग पीछे छूट गए थे जिनके साथ रहकर सुख दुख बांटा था। आज भी महाराष्ट्र की माटी की गंध मेरे पोर पोर में बसी है। ये यादें और ये अमानत लेकर के लेखक वहाँ से आगे की ओर बढ़ता है। महाराष्ट्र की मिट्टी की गंध उनके पोर पोर में बसी है। ये रेखांकित करिए। वहाँ के जीवन का, वहाँ बिताए गए वर्षों का अनुभव लेखक की रग रग में समाया है। वो उसे भुला नहीं सकते हैं। अब एक बहुत अच्छा विश्लेषण लेखक ने प्रस्तुत किया है सरनेम को लेकर, जाति को लेकर, कि सरनेम अक्सर जातिवाचक होता है और क्या ये लगाया जाना आवश्यक है, और क्या इसके लगाने के बाद, जाति उजागर होने के बाद किसी के व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसका क्या किया जा सकता है। नाम का उत्तरार्थ, जिसे उपनाम का सरनेम कहा जाता है, मेरे नाम के साथ जुड़कर कई प्रकार की विषम परिस्थितियां उत्पन्न करने वाला सिद्ध हुआ अपनी जाति बोधकता के कारण। जब ये स्थितियां अंतर संबंधों को प्रभावित करने लगती है तो इस नाम से छुटकारा पाने की सोचने लगता हूँ, लेकिन जीत उपनाम की ही हुई है। अभी तक तमाम हादसों के बाद भी मैं इसे नहीं छोड़ पाया हूँ, बल्कि यह और भी अधिक आत्मीय लगने लगा है। मराठी के चर्चित दलित कवि लोकनाथ यशवंत को मेरा वाल्मीकि सरनेम आकर्षक लगता है। और भी अनेक मित्र हैं जिन्हें मेरा ये सरनेम सार्थक लगता है। ओम प्रकाश एक घिसा पिटा सा नाम वाल्मीकि जुड़ने से ही पूर्ण हुआ है, कई लोगों का यह मानना है। ये रेखांकित कर लीजिए। पूरा गद्यांश व्याख्या के योग्य है और उपनाम या सरनेम की व्याख्या इसमें लेखक ने अच्छे से की है और अपने मन के अफसोस को और जनता के संतोष को बिल्कुल स्पष्ट किया है। स्कूल कॉलेज में सहपाठियों से लेकर अध्यापकों, गुरुजनों ने इस सरनेम पर बहुत बार छींटाकशी की थी, मजाक भी बनाया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह साहसिक कदम लगता था। उनका तर्क था कि एक अछूत निम्न कही जाने वाली जाति का व्यक्ति अपने नाम के साथ अपनी जाति का सरनेम
की तरह लगाए तो वह भी श्रेष्ठता भाव के साथ तो साहसिक हुआ ही। एक सज्जन ने इस तर्क की भी धज्जियां उड़ा दी। उनका कहना था, साहस की क्या बात है तो चूहड़ा ही अच्छा है, जाति पूछने की जहमत से बच गए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह एक बेवकूफ़ी भरा कदम है। उस समय जब समाज में जाति के साथ मान अपमान जुड़ा हो, सरनेम जान लेने पर लोगों का व्यवहार बदल जाता हो। ऐसा कहने वाले में ज़्यादातर मेरी ही जाति के पढ़े लिखे मेरे परिवारजन नाते रिश्तेदार होते हैं। दलित साहित्यकार भी हैं। कई अधिकारी विद्वान अक्सर मुझसे फासला रखने का प्रयास करते हैं। फैक्ट्री प्रशिक्षण संस्थान खमरिया जबलपुर में तकनीकी प्रशिक्षण के दौरान 1 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होते ही मैंने एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरा था, जिसे प्रशिक्षण प्रभारी श्री गुप्ता ने के सामने प्रस्तुत करना था। श्री गुप्ता मेरठ के पास किसी गांव के रहने वाले थे। वाल्मीकि सरनेम की वास्तविकता से वे अच्छी तरह परिचित थे। उन्होंने उलट पुलट कर मेरा आवेदन फॉर्म कई बार देखा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। स्थायी पते में बरला मुजफ्फरनगर देख कर उनका आश्चर्य और क्षोभ एक साथ फूटे। अबे ससुरे, यहाँ तक पहुँच गया। अब इसमें उन्होंने अपनी पूरी जीवन यात्रा के दरमियान कहाँ कहाँ किस किस चीज़ का दंश झेला और अपने जाति के उजागर होने की पीड़ा को कितनी बार अपमानजनक और आंतरिक क्लेश के रूप में झेला, इस सारी बात को भी उन्होंने सारांश रूप में कह दिया है। जैसे ही वे उत्तेजित होकर लेखक इस बात का विरोध करता है तो वह भी हाथापाई पर आ जाता है, बोलचाल बढ़ जाती है और फिर उनका एक मित्र उसे बाहर ले जाते हैं। इनकी चाल को समझो कि ये तो चाहते यही है कोई बात हो जाए और आपका यहाँ सिलेक्शन ना हो पाए, इसलिए फिर वाल्मीकि चुप हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र प्रवास के दौरान ऐसे अनुभव हुए कि लोग वाल्मीकि सरनेम के कारण मुझे ब्राह्मण समझ बैठे थे। ऐसा ही भ्रम बम्बई में एक देशपांडे ने पाल लिया था। अक्सर वे अपने घर बुला लेते, घंटों बैठकें होती। कभी वे थे ही, उनकी बातों से लगा कि वे मुझे ब्राह्मण समझ रहे हैं। मैंने जब अपने सरनेम का भेद खोला तो वे कुछ गुमसुम हो गए और हमारे बीच एक गहरी खाई बन गई। फिर हम कभी भी सहज नहीं हो पाए। देखिए, कई बार लेखक के साथ ऐसा होता है कि बहुत नज़दीक आ जाते हैं, आत्मीयता बढ़ जाती है, संबंध प्रगाढ़ हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही जाति का खुलासा होता है एक गहरी खाई बीच में आ जाती है और वे फिर कभी सहज नहीं हो पाते हैं और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उन्हें काफ़ी समय बाद चला कि मैं अपने नाम के साथ वाल्मीकि लगाता हूँ और जब उन्हें पता चला तो वे बहुत खुश हुए। उनकी आंखों में चमक पैदा हो गई। वे खुश थे कि मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। पत्नी को इस सरनेम लगाने को लेकर काफ़ी पीड़ा थी। वो नहीं चाहती थी कि ये लगाया जाए और दोनों पति पत्नी में इस बात पर कभी कभी बहस भी होती थी। वह अपना वंश का गोत्र खैरवाल ही लगाती थी। यह भी पत्नी की एक प्रगतिशीलता का परिचायक है कि उसने पति के सरनेम को नहीं जोड़ा और कभी भी ओम प्रकाश ने उससे इस बात का विरोध नहीं किया। चंद्रपुर में हमारा एक थिएटर था, मेघदूत नाट्य संस्था, जिसे लेखक और उसकी पत्नी 10 वर्षों तक चलाते हैं और साथ साथ सफल मंचन करते हैं। और मैं भी अपने नाम के साथ ही खैरवेल लगाऊं। अक्सर मैं टालने की कोशिश करता तो वह ऐसे तर्क दे डालती थी कि मुझे हार मान लेनी पड़ती थी। एक बार तो मैंने तय भी कर लिया था कि इस रोज़ रोज़ की किचकिच से छुटकारा पाओ और अपना सरनेम बदल ही डालो। लेकिन 2-4 दिन बाद फिर मैं अपने पुराने सरनेम पर दृढ़ हो गया था। आज भी घर परिवार में जब इस सरनेम पर चर्चा होती है तो मेरी पत्नी दृढ़ शब्दों में कहती है, यदि हमारा कोई बच्चा होता तो मैं इनका सरनेम ज़रूर बदलवा देती। उस वक्त मुझे लगता है जैसे पत्नी मकान या कपड़े बदलने की बात कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वार्तालाप मुझे कोई दंश नहीं देते। मैं ऐसे क्षणों में विचलित हो जाता हूँ। एक मित्र का और वाकया वे सुनाते हैं। ये कई किस्से हैं जो लेखक किस्सागोई शैली में सुनाते हैं, कथा को प्रवाह देते हैं और उपन्यास के अंत में आते आते जाति के प्रभाव को कैसे लेखक झेलता है या जाति का प्रभाव कैसे संबंध और संपर्क को ढीला कर देता है, बदल देता है, उस चीज़ को खोलते हैं। दलितों में जो पढ़ लिख गए हैं उनके सामने एक भयंकर संकट खड़ा हुआ है, पहचान का संकट, जिसमें उभरने का भी तात्कालिक और सरल रास्ता ढूंढने लगे हैं। अपने वंश गोत्र को थोड़े ही संशोधन के साथ अपने नाम के साथ जोड़ने लगे हैं। जैसे चिनाली में चंद्रिल,
चंचल, सौदे से सौदाई या सूद लिखने लगे हैं। एक सज्जन ने पार्चा को पार्थ बना लिया है। मेरी माँ का वंश गोत्र केसले है, जिसे कुछ लोग केसवाल की तरह लिखने लगे हैं। ये उन्हें अच्छा लगता है और आसान लगता है। इन सब के पीछे पहचान की तड़प है। रेखांकित करिए, एक पहचान की तड़प है जो जातिवाद की घोर अमानवीयता के कारण प्रतिक्रिया स्वरूप उपजी है। कौन सी तड़प है और वो क्यों उपजी है, ये एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। दलित पढ़ लिख कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सवर्ण उन्हें इस धारा से रोकता है, उनसे भेदभाव बरतता है, अपने से हीन मानता है, उसकी बुद्धिमत्ता, योग्यता, कार्यकुशलता पर संदेह व्यक्त करता है और उसे प्रताड़ित करने के लिए कई हथकंडे अपनाता है। इस पीड़ा को वही जानता है जिसने इसकी विभीषिका के नक्षत्र अपनी त्वचा पर सहे हैं, जिसने जिस्म को सिर्फ बाहर से ही घायल नहीं किया है, अंदर से भी छिन्न भिन्न कर दिया है। अस्तित्व के इस संकट काल में मुझ जैसा कोई जाति बोधक सरनेम के साथ आता है तो वे तमाम लोग चौकन्ने हो जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई उनका भेद खोल रहा है, क्योंकि समस्या से पलायन उन्हें सहज और सरल लगता है, जबकि सच यह है कि बदलाव पलायन से नहीं, संघर्ष और संवाद से आएगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि बदलाव कैसे आएगा? पलायन से नहीं, बल्कि संघर्ष और संवाद से। लेखक फिर दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में उन दिनों उनकी पत्नी का आयुर्वेद संस्थान में इलाज चलता है और अपने मित्र के कवि लेखक पत्रकार के घर भी ठहरते हैं। अस्पतालों और डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। बरामदों में खड़े रहकर घंटों भूख और प्यास से अपने नंबर के आने का इंतज़ार करते हैं। ऐसे समय में उनकी पत्रिका में उन्होंने जिस संपादकीय विभाग में काम किया था, वहाँ उनका निवास, दफ्तर और निवास एक ही था। अपना परिचय वे केवल यदि ओम प्रकाश कहकर ही दिया जाए तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है, और वे लेखक स्वयं ही अपना परिचय देता है। वे मेरी काफ़ी इज्जत करते हैं। फिर उनके सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया था। एक बार तो मन में आया वापस लौट चलूं, लेकिन भागना तो समस्या का समाधान नहीं था। उनके पीछे पीछे चल दिया। जैन साहब कुर्सी पर बैठे थे। जब तक मोहनदास नैमिषारण्य विधिवत परिचय की औपचारिकता निभाते में लेखक ने अपना परिचय दे दिया। वे गर्मजोशी से मिले। उनकी बातों से ऐसा कुछ नहीं लगा कि उन पर मेरे सरनेम का कुप्रभाव पड़ा है। दलित आंदोलन से जुड़े रचनाकारों, बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं को अपने अंतर्द्वंदों से लगातार जूझना पड़ रहा है। कितना भय छिपा हुआ है मन के अंधेरे कोनों में, जो हमें सहज जीवन जीने नहीं देता। तीसरा प्रश्न ये है कि सहज जीवन जीने में क्या चीज़ बाधक है? उनके मन का भय और एक अंतर्द्वंद। मेरी भतीजी सीमा बीएड कर रही थी। कथाकार डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी हिंदी विभागाध्यक्ष थी। एक दिन बातचीत के दौरान मैंने उनसे जिक्र किया कि मेरी भतीजी आपकी स्टूडेंट है। अगले रोज कक्षा में उन्होंने पूछा तो सीमा ने तुरंत इनकार कर दिया कि नहीं, मैं किसी ओम प्रकाश वाल्मीकि को नहीं जानती हूँ। तो वह घर आकर अपने चाचा से कहती है कि यदि मैंने ये स्वीकार कर लिया होता और अपनी पहचान खोल दी होती तो मुझसे एक फासला बन जाता। आप में ये सब दंश झेलने की ताकत है, मैं नहीं झेल सकती। तो यहाँ पर लेखक इस परिस्थिति को उत्पन्न करके या ये किस्सा सुना करके ये स्पष्ट करना चाहता है कि जाति को छिपाना और जाति को बताना, इससे होने वाले प्रभावों को झेलने की क्षमता अस्तित्व का संकट है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लेखक कुछ भी करता है, कोई भी कैसे रह सकता है। सीमा और चंदा दोनों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बना लिया था मेरे सरनेम के खिलाफ। अभी मैंने आपको इसमें 3 प्रश्नों के उत्तर बताए हैं, उन्हें अपने होमवर्क में लिखिएगा और याद कीजिएगा। और ये महत्वपूर्ण अंश है, बहुत महत्वपूर्ण अंश है। पूरे उपन्यास का सारांश इसमें है कि किस तरह से प्रारंभ से लेकर शिक्षण संस्थाओं में साथियों से, गुरुओं से और नौकरी के दरमियान अपने पूरे जीवन काल की यात्रा में लेखक ने कई पड़ाव देखे और उन पड़ावों की चर्चा को बिल्कुल सार रूप में यहाँ पर स्पष्ट किया है।